हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 लेकर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी तमाम जानकारियों की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 को देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, उसके परिचय के बारे में पढ़ा था हमने, खोजकर्ता तथा विस्तार आदि की जानकारी हमने की थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय संरचना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस सभ्यता के जो नगर थे बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बसे हुए, यानी कि जल निकास की व्यवस्था, साफ सफाई आदि का उचित प्रबंध था। दोस्तों, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर यानी पीछे की ओर खुलते थे। सामान्यतया घरों में एक स्नानागार, रसोई घर तथा आंगन पाए जाते थे। कहीं कहीं पर दोस्तों घरों के आंगन में कुओं आदि के भी साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, यानी खुदाई से प्राप्त अवशेषों एवं मोहरों से ज्ञात होता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र देवी की पूजा की जाती थी, यानी मात्र देवी की पूजा के अतिरिक्त पशु पूजा, लिंग योनि पूजा, अग्नि पूजा, वृक्ष आदि की पूजा भी की जाती थी। कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। दोस्तों, तीन मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति, जिसमें हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा को दिखाया गया है। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था संभवतः यानी इस समाज में नहीं थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त नहीं था। दोस्तों, अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक एवं व्यापारिक जीवन के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन मुख्य रूप से जो व्यापार पर निर्भर था, यानी इन लोगों का जो मुख्य पेशा था वो व्यापार था। दोस्तों, व्यापार के लिए ऊंट एवं बैल तथा भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे, यानी सामान को लाने ले जाने के लिए भैंसा गाड़ी, ऊंट आदि इन जानवरों का सहारा लेते थे। दोस्तों, व्यापार में बंदरगाहों का भी उपयोग किया जाता था, यानी जब सामान का आयात निर्यात विदेशों में भी होता था तो उसमें यानी जो इसके प्रमुख जो बंदरगाह नगर थे यानी लोथल एवं सुतकोतदा, इनका उपयोग करते थे। दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन के बारे में बात करें तो ये लोग कृषि और पशुपालन से अच्छी तरह से परिचित थे। दोस्तों, इन लोगों की जो प्रमुख फसलें थी उनमें गेहूँ, जौ, मटर, कपास आदि फसलें उगाया करते थे। बैल, भैंस और बकरी आदि पशुओं को पालते थे। दोस्तों, धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा भी करते थे। दोस्तों, यानी लिपि, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों वो भाव चित्रात्मक थी, यानी सांकेतिक लिपि थी। दोस्तों, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी जितने भी विद्वान हैं दोस्तों अभी तक उन्होंने सिंधु घाटी एक सभ्यता की जो लिपि है इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। दोस्तों, यह लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों, राजनैतिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के राजनैतिक जीवन के बारे में अभी तक कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। दोस्तों, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें, यानी कपास का जिक्र सबसे पहले अगर पूछा जाए विश्व में कहाँ हुआ था तो दोस्तों यानी कपास का जिक्र वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही शांत प्रिय थे। दोस्तों, इसका अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं कि अभी तक यानी खुदाई में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या औजारों जैसी चीज़ें हमको प्राप्त नहीं हुई, जिससे हम आसानी से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे बहुत ही शांत प्रिय थे। दोस्तों, अब इसके कुछ विशेष फैक्ट है दोस्तों, जहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण हमको कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण हमको कालीबंगन से मिलते हैं। दोस्तों, अग्निकुंड तथा चावल के साक्ष्य हमको लोथल से प्राप्त हुए। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि अग्निकुंड और चावल के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए तो दोस्तों लोथल से। तो विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पशुपतिनाथ की मूर्ति जिसमें हाथी, गैंडा,
चीता एवं भैंसा को दिखाया गया है दोस्तों, वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर में स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। दोस्तों पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, कि पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह जिसका प्रयोग हम आज भी करते हैं, ये भी सिंधु सभ्यता की ही देन है। दोस्तों एक बार हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी इसकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले इसकी जो नगरीय संरचना यानी इसका जो नगरीय स्वरूप था वो कैसा था दोस्तों। जल निकास एवं साफ सफाई की उचित व्यवस्था थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। जल निकास की अच्छी खासी व्यवस्था थी दोस्तों। सड़कें एक दूसरे को जो समकोण पर काटा करती थी, यानी जो इसकी सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जहाँ पर चौराहा बनता था दोस्तों। सामान्यतः घरों में एक स्नानागार, रसोई घर तथा आंगन पाए जाते थे दोस्तों। अब हम इसके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। यानी खुदाई से प्राप्त अवशेषों एवं मोहरों से हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी दोस्तों। इस सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे और इसके अतिरिक्त पशु पूजा, लिंग योनि पूजा, अग्नि पूजा तथा वृक्षों आदि की भी पूजा की जाती थी। कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था दोस्तों। यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति जिसमें हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा को दिखाया गया है दोस्तों। वर्ण व्यवस्था संभवतः नहीं थी, यानी जो समाज था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित नहीं था दोस्तों। आर्थिक एवं व्यापारिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जीवन मुख्य रूप से व्यापार पर ही निर्भर था दोस्तों। व्यापार के लिए ऊंट एवं बैल तथा भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। व्यापार में बंदरगाहों का भी उपयोग करते थे, यानी लोथल और सुतकोतदा नामक दो बंदरगाह नगर भी मिलते हैं दोस्तों। कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो ये लोग कृषि और पशुपालन से अच्छी तरह से परिचित थे। गेहूं, जौ, मटर, कपास आदि फसलों को उगाते थे और उनको जो प्रमुख पशु थे उनको पालते थे। उनमें बैल, भैंस और बकरी आदि आते थे दोस्तों। धरती एवं धरती को जो है उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे दोस्तों। लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, यानी इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। इसके राजनीतिक जीवन के बारे में कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु है कपास का जिक्र, वो सबसे पहले विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही शांत प्रिय थे दोस्तों। यानी विशेष, यानी इसके जो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें हैं उनका प्रमाण कालीबंगा से मिलता है। चावल और अग्निकुंड का प्रमाण लोथल से मिलता है दोस्तों। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पशुपति की मूर्ति यानी वो मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है दोस्तों। पिग्गट महोदय ने किन दो नगरों को, जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जो नगर हैं उनको जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। तो दोस्तों उनमें नाम आता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोस्तों। स्वास्तिक चिन्ह जो है वो सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस टॉपिक से जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वह आपको मिल चुकी है। हमने इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा की है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अभी एक और वीडियो आने वाला है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े सभी संभावित प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। और जितने भी प्रश्न अभी तक की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन सभी के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। अपने आसपास सफाई रखें, एक पेड़ जरूर लगाएं दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण वो कोरोना प्रोटोकॉल्स उनका पालन करें दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए